Students, before starting with this whole wet concept and before starting with this whole new area of the taxation, UK taxation जो हम पढ़ रहे थे, we all have studied that there are two types of the taxes. एक होता है direct taxes जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा, and एक होता है हमारा indirect taxes की जो अब पढ़ने जाने वाले हैं. काफ़ी सारे बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर अगर इसी यूके टैक्सेशन करिकुलम के अंदर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों कवर अप किया गया है तो ये तो सर बहुत लेंदी हो जाएगा ना. मैं बोलता हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है. सिर्फ मैं तो बोल रहा हूँ कि एक ही चैप्टर है वैसे तो. क्यों सर, एक ही चैप्टर बुक के अंदर तो दो चैप्टर नज़र में आ रहा है. आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे इस पूरे करिकुलम में एक सेल्फ असेसमेंट नाम के चैप्टर्स होते हैं जहां पे रिटर्न फाइलिंग, क्या पेनल्टी लगेगी, क्या इंटरेस्ट लगेगा, वो सारे कंटेंट दिया गया रहता था. सो दैट्स वाई सेम वे वेट के अंदर भी एक चैप्टर तो भैया सिर्फ सेल्फ असेसमेंट का है जहां पे कुछ ऐसा बोरिंग सा चीजें डिस्कस किया हुआ है. अच्छी कॉन्सेप्चुअल बातें तो एक ही चैप्टर में है. ठीक है, तो एक चैप्टर के अंदर प्योर कॉन्सेप्ट्स, दूसरे चैप्टर के अंदर सिर्फ रिटर्न फाइलिंग वगैरह की थोड़ी थोड़ी डिटेल्स करके एक छोटा सा चैप्टर पढ़ना है. सो दैट्स हाउ द वी विल गोइंग टू स्टडी. बट राइट नाउ अभी स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम तो सिर्फ वेट के बारे में एक बेसिक आइडिया लेंगे ताकि एक बार अगर आपका बेस क्लियर हो गया तो आगे जाके मैं जब वोकेबुलरी कुछ यूज करूंगा ना तो दिक्कत नहीं आएगा. आज याद करो हमने इनकम टैक्स वगैरह में, सीजीटी वगैरह में कुछ वोकेबुलरी अब रट्टा मार ली गई थी कि क्या होता है एग्जम्प्ट वर्ड का मतलब, क्या होता है चार्जेबल वर्ड का मतलब, क्या होता है डिडक्टेबल वर्ड का मतलब. करेक्ट है. सो देयर आर वंस अगेन द न्यू डिफरेंट वोकेबुलरी दैट इज कमिंग इन दिस होल चैप्टर. बट वो तो चैप्टर में घुसने से पहले मुझे आधा पौना घंटा शायद उसके बेस बनाने में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ द स्टूडेंट्स मे हैव द आइडिया अबाउट दिस इनडायरेक्ट टैक्सेस बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स मे नॉट हैव. आज अगर मैं बोलूं कि क्या होता है जीएसटी, क्या होता है वेट, तो थोड़ा बहुत बता पाएंगे, है ना. बट इट्स अबाउट द प्रॉपर कॉन्सेप्ट और प्रॉपर बेस. ठीक है, ये ऊपर ऊपर की बात नहीं है. स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं यहाँ पे वेट वगैरह के अंदर, तो इंडिया के अंदर भी पहले ये वेट के नाम से ही जाना जाता था. वो तो इंडिया ने अभी नाम चेंज करके जीएसटी कर दिया है. ठीक है, पहले अगर आपको याद हो तो इंडिया के अंदर गुड्स के अंदर वेट लगता था और सर्विसेज के अंदर सर्विस टैक्स लगता था. ऐसे दो अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे. सरकार ने इन दोनों को जोड़ के गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना दिया, तो वो तो चलो छोड़ो. बट बाकी फॉरेन कंट्रीज के अंदर गुड्स एज वेल एज सर्विस के लिए, सभी के लिए एक वेट नाम का टैक्स ही ज्यादा पॉपुलर है. इफ यू टॉक अबाउट द दुबई ऑल्सो स्टार्टेड लेविंग द वेट ऑन देयर गुड्स. ठीक है, आप जब जाते हो अगर दुबई वगैरह में तो 5% आई थिंक वेट लगता है और टूरिस्ट लोगों को एयरपोर्ट के अंदर रिफंड मिल जाता है. बाकी वहाँ के लोकलाइट लोगों को तो वेट भरना ही भरना पड़ता है. सो दैट्स हाउ द ऑल द कंट्रीज आर यूजिंग दिस वेट कॉन्सेप्ट. बट यार नाम में क्या रखा है, जैसे हम जीएसटी बोलते हैं वैसे वो लोग वेट बोलते हैं. ये तो सिर्फ नाम में फर्क हुआ. बाकी फ्रेंकली स्पीकिंग पूरी दुनिया के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस का मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड सेम रहेगा. जैसे स्टूडेंट्स कैपिटल गेन टैक्स हुआ या फिर इनकम टैक्स हुआ, इन सब का मोटा मोटा मैकेनिज्म सेम रहेगा. फॉर्चुनेटली हमारे पास में ऐसा था, याद करो, कि इंडियन इनकम टैक्स एज वेल एज यूके इनकम टैक्स दोनों की दोनों स्टूडेंट्स स्लैब सिस्टम फॉलो करते थे, है ना. तो इंडियन यूके टैक्सेशन के अंदर सिर्फ ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट नहीं है, इन डेप्थ मैकेनिज्म भी कॉमन सा रहता है. वापस आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट की तरफ जहां पे बात कर रहे थे हम लोग. We were starting the discussion regarding the VAT, the basic aspect. So let me share the screen and let me start at that. How or what are the some basic terminology that you need to understand before directly jumping into the chapter. Students, the first and the basic aspect that we have to understand that VAT या तो कोई भी GST या तो कोई भी indirect tax अगर लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस के ऊपर लगेगा, ये अपने को पता होना चाहिए, है ना. सो इट विल बी लेविड ओनली एंड ओनली टू द बिजनेसमैन.
अपार्ट फ्रॉम दैट आगे की कंडीशंस एंड आगे की चीजें तो पढ़ेंगे ना। धंधे की बात करें, बिजनेसेस की बात करें, तो काफी सारे लोग ऐसे हो गए, काफी सारे बिजनेसेस ऐसे हो गए कि जिसके पास में आपने देखा होगा कि वेट या तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, काफी सारी दुकानों के बाद जीएसटी नंबर लिखा हुआ होता है, और कोई कोई बिजनेसेस के पास में ऐसा कोई जीएसटी नंबर नहीं होता है ना। तो जो लोगों ने वेट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है ना, उन लोगों को वेट नंबर मिलता है, और जो लोगों ने वेट के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उन लोगों को वेट रजिस्ट्रेशन या कुछ भी नहीं मिलता है। तो पहले तो ये समझिएगा कि मार्केट के अंदर दो किस्म के बिजनेसेस होते हैं, एक तो वेट रजिस्टर्ड होते हैं, और दूसरे जो हो गए वो वेट रजिस्टर्ड नहीं हो गए, नॉन रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, अनरजिस्टर्ड। जैसे अपनी खुद की बात करें स्टूडेंट्स, दीपन सर का बात करें तो दीपन सर है ना, उसने अभी तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं किया, तो दीपन सर इज फॉलोइंग इनटू दिस अनरजिस्टर्ड कैटेगरी, ठीक है। बट अब मार्केट के अंदर कौन सी ऐसी दुकान में गए हो जहां पे आपने देखा हो कि यार इसके पास में तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसके पास तो जीएसटी है, एनी आइडिया, एनी एग्जांपल कैन यू गिव? यस, किसी ने देखा हो कोई जगह पे जीएसटी नंबर या ऐसा कुछ? यस, ज्वेलर्स की दुकान में जाओगे आपको मिलेगा, फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाओगे तो आपको मिलेगा, अग्री और नॉट? तो कैन वी से कोई छोटे मोटे, हाँ, कभी किराने की दुकान में देखा क्या जीएसटी नंबर? एनीवन? यस, कहाँ पे देखा, कौन सी किराने की दुकान में देखा आपने? हमारे यहाँ। तो वो बड़ी होगी ना कोई? हाँ, मतलब वही। हाँ, बहुत बड़ा अगर सुपरमार्केट जैसा बनाया हुआ है तो बात अलग है, बाकी छोटे मोटे कोई भी बिजनेस इसके पास जीएसटी नंबर नहीं होता है, ठीक है। सो पहले तो ये समझ लो स्टूडेंट्स कि पहले तो दो किस्म के इंसान होते हैं, दो किस्म का बिजनेस होता है। अब सर व्हाट विल हैपन इफ यू आर वेट रजिस्टर्ड एंड व्हाट विल हैपन इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड? देन सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आप रजिस्टर्ड हुए तो आपको अपनी इनवॉइस के अंदर वेट चार्ज करना पड़ेगा, और जो अनरजिस्टर्ड होंगे उनको अपने इनवॉइस के अंदर कोई टैक्स वसूलना नहीं है, इनवॉइस अमाउंट एज इट इज रहेगा। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर दीपन सर राइट नाउ अनरजिस्टर्ड है ना, तो वो अपनी फीस यूं ही मान लेते हैं 15,000 दिखा देते हैं, प्लस टैक्स जीरो, प्लस टैक्स जीरो। दीपन सर कोई फी टैक्स कलेक्ट करते नहीं है। दीपन सर का इंक्लूसिव जीएसटी वाला फीस बोले एक्सक्लूसिव जीएसटी दोनों सेम है, बिकॉज दीपन सर डू नॉट चार्ज द टैक्स फ्रॉम यू। बट आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगे तो देखा है ना कि मान लेते कोई आइटम है वो 200 रुपीज का है, बट बिल बन के आता है ना, तो वो बिल बन के 218 कैसे हो गया भैया? क्योंकि सॉरी 218 नहीं ना, 236 हो जाएगा। यस, 236 कैसे हो गया? क्योंकि इसके ऊपर 18% जीएसटी ऐड हुआ है, एंड देन उसके बाद आपको पैसे चुकाने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से अगर वो बिजनेसमैन रजिस्ट्रेशन करवाता है अपना, तो उनको अपनी इनवॉइस के अंदर वेट चार्ज करना पड़ेगा। कहां कहां पे आपने देखा है कि सर इनवॉइस के अंदर वेट चार्ज किया था, जीएसटी चार्ज किया था? एनी एग्जांपल जल्दी से दीजिए। कई रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे या कोई और जगह पे गए थे आपने? यस, एनीवन? पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल। पेट्रोल के अंदर, ओके, पेट्रोल के अंदर तो जीएसटी नहीं लगता है उसके ऊपर तो, ठीक है, चलो कोई और एग्जांपल दे दो यार। कोई शॉपिंग मॉल में से अगर कुछ चीज बाय करते हैं तो लोग जीएसटी चार्ज करते हैं। बिल्कुल सही है, शॉपिंग वगैरह के अंदर, कपड़ों के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर लेने जाओगे, आईफोन वगैरह लेने जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पे कितनी बड़ी अमाउंट का जीएसटी चार्ज हुआ है, ठीक है। एंड खास करके मेजोरिटी केसेस में आजकल के ज़माने में सब लोग रेस्टोरेंट में तो जाते ही होंगे, तो क्या रेस्टोरेंट के अंदर बिल आपने नोटिस किया हो तो आप देखोगे कि वहां पे जीएसटी सेपरेट चार्ज हुआ है, ठीक है, या तो मेंशन किया रहता है अगर अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो तो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक चीज कॉमन है, बट दीपन सर के इनवॉइस में कभी आपने देखा कि जीएसटी चार्ज हुआ हो? बताइए। हेलो? नहीं, क्यों? क्योंकि दीपन सर रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है।
और यही मैं तो मानता हूं स्टूडेंट्स की एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, एक एडवांटेज है, जहां पे कोई ट्यूशन प्रोवाइडर अगर ऐसा है कि जो जीएसटी चार्ज करना कंपलसरी रहता है, कोई ट्यूशन प्रोवाइडर ऐसा है कि जो रजिस्टर्ड है, तो उनको अपनी ट्यूशन फीस 15,000 प्लस 18% जीएसटी करके एक स्टूडेंट के पास से कलेक्ट करनी होती है। तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये महंगा बन गया। सही है, जस्ट सेकंड, यस सही है कि नहीं है? और अगर अनरजिस्टर्ड हुआ तो क्या फायदा बताइए? हाँ क्या? यस, तो सिर्फ 15,000 का फीस ऊपर का कोई जीएसटी नहीं, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सस्ता बन गया क्योंकि यहां पे टैक्स भरना नहीं होता है। ठीक है, सो राइट नाउ दैट इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपकी प्रोडक्ट दिखने में सस्ती लगती है, हालांकि दोनों का भाव एक ही है। ये भी 15,000 चार्ज कर रहा है, ये भी 15,000 चार्ज कर रहा है, बट फर्क क्या पड़ा? इसको कंपलसरी टैक्स लेवी करना पड़ता है, इनको टैक्स लेवी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, या तो कोई कोई बिजनेसमैन क्या कर लेंगे पता है, इधर ध्यान दीजिएगा, कोई कोई बिजनेसमैन इसको भैया कस्टमर नेगेटिवली ना ले, इसलिए कस्टमर को बोलेगा भैया हमारा जो फीस है ना वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। इसका मतलब क्या हुआ? इस 15,000 के अंदर टैक्स आ चुका है। अगर आप बालाजी वेफर्स का कोई पैकेट लेने जाते हो या कोई भी नमकीन लेने जाते हो, थम्स अप लेने जाते हो, बताइए वो सारा थम्स अप पैकेज्ड गुड सब कुछ उसके अंदर जो एमआरपी लिखा रहता है, कभी ध्यान से देखा होगा तो एमआरपी के साथ में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। देखा है कभी? करेक्ट है। सो भैया मान लेते हैं कोई बंदा है जिसने बोला कि हमारी फीस है ना उसके अंदर 18% जीएसटी इंक्लूसिव है, तो भैया इंक्लूसिव है तो क्या होगा पता है? सरकार को पहले तो इसका 18% चुका देना पड़ेगा। 15,000 का जो 18% बन रहा होगा ना वो सरकार को चुका देना पड़ेगा, बाकी का सिर्फ 82% ही वो बंदा अपने पास में रख सकता है। अब जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है उसको तो कुछ इसमें से सरकार को देना नहीं है, पूरा का पूरा 100% उसका। तो जो रजिस्टर्ड नहीं होता है ना उसका प्रॉफिट मार्जिन सुधर जाता है। ठीक है, ऐसे भी काफी सारे लोग प्रेफर करते हैं प्रेजेंट करना जब प्रैक्टिकल लाइफ की बात आती है तब। चलो वो सारी बातें तो छोड़ो, एक चीज रट्टा मारनी पड़ेगी अपने को धीरे धीरे करके कि अगर वैट रजिस्टर्ड हुआ तो सेल्स के अंदर इनवॉइस के अंदर वैट चार्ज करना पड़ेगा, और अगर वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई भी तरीके का टैक्स चार्ज नहीं करना है। नो टैक्स, 0% टैक्स भी गलत लिखा मैंने, मेरे को यहाँ पे नो टैक्स लिखना चाहिए, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये तो है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स, एक डिफरेंस आपने समझ लिया वेट रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड के बीच में, करेक्ट? दूसरा जो डिफरेंस आएगा यहां पे ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि कोई बंदा है वो एसी खरीदने जाता है, क्या एसी खरीदने जाता है ना, उसने एसी खरीदा हुआ है मान लेते हैं 40,000 का। इस 40,000 के अंदर मान लेते हैं 8,000 का तो जीएसटी इस पे इंक्लूडेड था, तो एक काम करती, एसी की वैल्यू तो 32,000 थी, मैं रैंडम फिगर ले रहा हूं भैया, अब जरा गणित अप्लाई मत करना, 8,000 का जीएसटी और बन गए 40,000 का अपना। ठीक है, ये कंपनी है जिसने एसी बाय किया। सो ये कंपनी ऐसी थी कि जिन्होंने जीएसटी चुकाया, पे किया। सर जीएसटी तो सब लोग चुकाते हैं, उसमें ये कंपनी ने ऐसा तो क्या खास क्या कर दिया? भैया मुझे बताइए, आप लोग जीएसटी चुकाते हो? आप आज आइसक्रीम लेने गए, आइसक्रीम के अंदर जीएसटी होगा क्या? है ना, होगा। आज मैं एसी लेने जाऊंगा तो जीएसटी होगा। दुनिया के अंदर हर एक बंदा जब कोई प्रोडक्ट लेने जाएगा, छोटी से छोटी माचिस होती है ना, माचिस, उस माचिस के अंदर भी जीएसटी शामिल होगा। बोलो 1 रुपए की माचिस में भी जीएसटी है। सो हर एक बंदा सर जीएसटी तो पे करता है, माल खरीदोगे, माल परचेज करने जाओगे तो जीएसटी पे करना है। तो इसमें ऐसा तो खास क्या है? खास सिर्फ इतना है कि ये कंपनी जीएसटी के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है। बोले सर खास कैसे है, समझाऊंगा जरा, चलो इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, अब यही कंपनी अपना कोई गुड्स मार्केट में सेल करेगी ना, क्योंकि कंपनी है तो कुछ ना कुछ धंधा होगा। आज
कुछ ना हो, मान लेते हैं ये कंपनी का काम है सर्विस प्रोवाइड करना, या तो ये कंपनी का काम है, मान लेते हैं मोबाइल एसेसरीज बेचना, ठीक है, मोबाइल शॉप है हमारी, क्या है, मोबाइल शॉप है। तो ये मोबाइल शॉप है हमारी, अपने मोबाइल बेचा सामने वाले कस्टमर को, सामने वाले कस्टमर को अपने एक आईफोन बेच डाला 60,000 का, 60,000 में भैया 10,000 का जीएसटी, शायद ज्यादा ही होगा बट रेंडम फिगर लिया मैं, 70,000 में एक आईफोन बेचा, है ना। तो क्या हम बोले कंपनी वालों ने स्टूडेंट्स जीएसटी कस्टमर के पास से कलेक्ट किया, कलेक्ट। तो एक कंपनी ऐसी है कि जो जीएसटी कलेक्ट भी करेगी, क्यों कलेक्ट करेगी, क्योंकि उन लोगों को स्टूडेंट्स एज दे आर रजिस्टर्ड वन अपने सेल्स करते समय पे टैक्स वसूलना पड़ता है। ये चीज मैंने अभी अभी ऊपर बताई भैया कि जो जो लोग वेट रजिस्टर्ड हो गए वो जब जब अपना माल बेचने जाएंगे, सेल्स करने जाएंगे, सेल्स करते समय पे इनवॉइस प्लस वेट चार्ज करना पड़ेगा। अगर इसी जगह पे अगर कोई रजिस्टर्ड बंदा होता तो फिर वो 60,000 का मोबाइल फोन एज इट इज 60,000 में बेच के सामने वाले को काम खत्म कर देता, ठीक है, लाइक दैट। बट हम तो रजिस्टर्ड थे तो वेट चार्ज करना था, 10,000 का वेट चार्ज किया स्टूडेंट्स हम लोगों ने, और ये बन गया क्या, 70,000। नाउ ये जो 10,000 का स्टूडेंट्स मैंने जीएसटी वेट चार्ज किया है ना, वो सरकार को चुकाना है, क्योंकि ये जो 10,000 का टैक्स है वो मेरा है या फिर ये सरकार का हक है इसके ऊपर, है ना, सरकार का है, तो 10,000 मैं तो सरकार को जाके चुका दूंगा। बट नाउ कम्स द ट्विस्ट पार्ट हियर, मैंने जो कोई जीएसटी पे किया हुआ है मेरी परचेजेस के ऊपर, उसका मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा, है ना। बोले सर क्रेडिट समझा नहीं मैं, आप इसको इस तरीके से ट्रीट करो कि एक जमाने में मैंने कोई परचेज करने गया था ना, तो मेरा 8,000 का जीएसटी का नुकसान हो गया था, 8,000 वेट मैंने पे किया हुआ था, वेट पेड। ऑन द अदर साइड जब जब मैं माल बेचने जाऊंगा ना, तब उस समय पे 10,000 का एक फायदा होगा मेरे को, उस समय पे वेट में कलेक्ट करूंगा। बट ये कोई भी तरीके का वेट मेरा तो है नहीं, ये सरकार को चुकाना है। मैं सीधा सीधा ये 10,000 जो वेट कलेक्ट किया ना वो सरकार को चुकाने जाऊंगा, और सरकार बोलेगी दीपन भाई आप तो वेट के रजिस्टर्ड हो ना, क्या हो, वेट के रजिस्टर्ड, ठीक है। मैंने बोला हाँ वेट के रजिस्टर्ड है। तो बोले दीपन भाई नेट ऑफ करो, नेट ऑफ, मतलब ये 10,000 एंड 8,000 को नेट ऑफ करके नेट नेट फिगर क्या आया, पॉजिटिव 2,000। अब गवर्नमेंट को कितना चुकाना है, सिर्फ और सिर्फ 2,000 ओनली। समझ में आया, पहले तो ये क्या हुआ, नेट ऑफ किया मैंने, यस। सेकंड स्टूडेंट्स मैंने जो कलेक्ट किया हुआ था 10,000, वैसे तो देखने जाए तो 10 के हजार इसके ऊपर सरकार का हक है, बट मैंने सरकार को सिर्फ चुकाया 2,000 ओनली, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 8,000 का तो वेट भर दिया हुआ था जब मैं परचेज करने गया था तब। यस ये मैकेनिज्म चलता है। काफी सारे बच्चे जो प्रैक्टिकल लाइफ से उतने ज्यादा वाकिफ नहीं है ना, दे डोंट नो अबाउट दिस मैकेनिज्म। यस जो लोग वाकिफ है उनको पता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको बोला जाता है, यस ये वो है। बट वापस आ जाता है, यस स्टूडेंट्स ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है ये सिंपल तरीके से बनाया गया है कि आपने जब माल को खरीदा था, मान लेते आपने खरीदा हुआ था एक एसी खरीदा हुआ था 32,000 का, और उसमें जब आपने 8,000 का टैक्स भरा और आपको एक एसी पड़ा कौन से भाव पे, 40 के दाम पे, आप रो रहे थे, क्या कर रहे थे, रो रहे थे, अरे बाप रे कितनी महंगाई बढ़ गई है, मैंने तो देखो 8,000 का टैक्स भरा, ये तो बहुत कॉस्टली हो गया है एसी वगैरह वगैरह। सरकार बोली तुम जब अपनी परचेज करने जाओगे और परचेज के अंदर तुम जब 8,000 का ये टैक्स चुका रहे हो ना, डोंट वरी हम इसका क्रेडिट दे देंगे, हम आपको आगे जाके इस 8,000 की अमाउंट का फायदा दिला देंगे। क्या सरकार बोली ये जो तुम 8,000 चुका रहे हो ना अभी, इसका आगे जाके तुम्हें फायदा मिल जाएगा। बोले कैसे फायदा मिलेगा, बोले जब भविष्य में तुम सरकार के पास में, क्योंकि भैया तुम तो बिजनेस कर रहे हो तो सेल्स तो करोगे ही करोगे, सेल्स किया गा रहेगा आपने 60,000 का, उसमें आपने 10,000 का टैक्स कलेक्ट किया कस्टमर से और 70,000 का बिल बना टोटल। तो अब जब ये 10,000 सरकार को चुकाने जा रहे होगे ना आप, तब सरकार बोलेगी कि 10,000 मत चुकाओ, आपका एक 8,000 का बेनिफिट लेना बाकी है, आप एक काम करो 2,000 ही चुकाओ। तो अवर वेट लायबिलिटी विल गेट रिड्यूस्ड, अपने को सिर्फ रिमेनिंग नेट अमाउंट पे ऊपर नेट अमाउंट ही चुकाना है। तो सबसे बड़ा फायदा ये हो गया
कि अपनी जितनी भी परचेज होगी ना वो अपने को सस्ती पड़ेगी यहां पे, और परचेज करते समय पे जो जो टैक्स अपने पे किया रहेगा उसका अपने को फायदा मिल जाएगा। सर व्हाट इफ कहीं ऐसा हुआ, तो जस्ट हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूं तो मैं, ठीक है। फिर व्हाट इफ सर मैंने यहाँ पे 18,000 का टैक्स पे किया हुआ है और सेल्स के जरिए सिर्फ 10,000 का अमाउंट आ रहा है, तो सर नेट ऑफ करने में अपना तो नेगेटिव फिगर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि मैंने चुकाया कितना, 18,000, कस्टमर के पास से कलेक्ट किया 10,000, तो सर ये तो नेट ऑफ फिगर नेगेटिव आया 8,000 का। तो कोई बात नहीं ना, सरकार आपको रिफंड दे देगी, द गवर्नमेंट विल गिव यू द रिफंड, बट कोई भी हालत में आपको इस 18,000 के ऊपर फायदा मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, जो जो लोग रजिस्टर्ड होंगे, क्या होंगे, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड होने के स्टूडेंट से कुछ फायदे भी है कुछ नुकसान भी है। ये रजिस्टर्ड बंदे जब जब सेल्स करने को जाएंगे, तब सेल्स करते समय पे 15,000 का उसका माल का वैल्यू है, उसके ऊपर उनको वेट चार्ज करना पड़ेगा, कि जो कस्टमर के एंगल से थोड़ा नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि कस्टमर को खामखा यहाँ पे टैक्स भरना पड़ रहा है। और कस्टमर कौन से कस्टमर है कि जो यहाँ पे टैक्स भरना पसंद करेंगे? यूजुअली देखने जाए तो यू मी एवरीवन थिंक्स दैट कि यार टैक्स कैसे अवॉइड किया जाए, है ना? तो वो बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यही रजिस्टर्ड बंदे देखने जाए तो एक फायदे पे लेते हैं कि जब जब वो अपनी परचेज करने जाएंगे ना, तो परचेज करते समय पे जितना भी वेट वो पे करेंगे वो वेट का क्रेडिट मिल जाने वाला है। वेट पेड विल हैव बेनिफिट ऑफ इनपुट वेट क्रेडिटर। ओके, सो स्टूडेंट्स, किसी को ये नोट डाउन अगर करना है तो कर सकते हो। यस, लेट मी राइट डाउन हियर। सेल्स के अंदर भी थोड़ा अच्छे से राइट डाउन कर लेता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। सेल्स के सामने लिख देता हूँ, कंपल्सरीली चार्ज वेट at the time of sale, which makes product costlier. Okay, if anyone to have note down, if anyone want to take a screenshot, please do it. हो गया? जो जो लोगों के बेस क्लियर नहीं है उन लोगों के लिए है। Shall we move ahead? स्क्रीनशॉट ले लो। यस, सो ये तो हुआ रजिस्टर्ड बंदे के बारे में। नाउ मेरे जैसे जो लोग हो गए ना अनरजिस्टर्ड, उसके भी कुछ प्लस एंड माइनस पॉइंट है, ठीक है, उनका भी कुछ है। देखते क्या है अनरजिस्टर्ड। स्टूडेंट्स, एक चीज जरा मुझे बताइए ना, जो रजिस्टर्ड के बारे में हमने अभी अभी लिखा ना, रजिस्टर्ड के अंदर रजिस्टर्ड वाला बंदा जब एसी परचेस किया था ना, तब उसके लिए एसी आया सिर्फ 32,000 का। सर वो 8,000 का टैक्स भरा वो, अरे उसका तो क्रेडिट मिल जाएगा ना, उसके बारे में चिंता मत करो। सो जो जो रजिस्टर्ड बंदे होते हैं उनको परचेज थोड़ा सस्ता पड़ता है, बट जब वो सेल्स करने जाएंगे ना तो सेल्स उनका थोड़ा कॉस्टली जाता है, क्योंकि 60,000 की प्रोडक्ट के ऊपर 10,000 का टैक्स चार्ज करके प्रोडक्ट बिकेगी 70,000 की। सही है कि नहीं है? तो उनका सेल्स हमेशा कॉस्टली जाता है, बट वेन एवर दे डू अ परचेज करते समय पे उसको थोड़ा सस्ता पड़ता है। यस, तो अपोजिट इज द केस विद व्हेन यू टॉक अबाउट द अनरजिस्टर्ड। भाई अनरजिस्टर्ड बंदे होते हैं, उसके अंदर एक चीज तो आपने लर्निंग लिया कि जब वो सेल्स करने जाएंगे ना, माल बेचने जाएगा, तब उसको कोई टैक्स चार्ज करना नहीं है। मतलब जो इनवॉइस अमाउंट, जो गुड्स का प्राइस है वो एज इट इज, कोई टैक्स नहीं। सो whenever you make a sales, no VAT is charged to customer. This makes, okay, this does not makes the product costlier.
यस, एंड जब हम बात करें परचेज की तो ध्यान दीजिएगा, ये बंदा अनरजिस्टर्ड है तो सरकार कभी भी ऐसा नहीं बोलेगी, सरकार कभी भी ऐसा नहीं बोलेगी कि ओ भैया आपने 32,000 का एसी खरीदा, उसमें 8,000 का टैक्स भरा, टोटल आपको एसी पड़ा 40,000 में। सरकार कभी भी ऐसा नहीं बोलेगी कि ये जो आपने वेट चुकाया है उसका हम आपको फायदा दिलाएंगे। नो 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 नो, फायदा नहीं भैया, ये नो। मुझे बताइएगा, आप लोग वेट के अंदर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो? बताइए आप लोग, आपका एग्जांपल लेते हैं, अनरजिस्टर्ड हो, है ना? तो क्या आप लोग एसी लेने जाते हो? यस, जब आप एसी लेने जाते हो तब टैक्स चुकाते हो, चुकाते हो। क्या जो एसी खरीदते समय पे आपने टैक्स चुकाया उसका सरकार ने आपको कोई फायदा दिया क्या? नो। तो ध्यान दीजिएगा, अनरजिस्टर्ड लोगों को जब जब वो लोग वेट पे करेंगे, हमारे जैसे आम मर्रा जिंदगी के अंदर हमारे आपके जैसे जो सीधे साधे इंसान हैं, उन लोगों को वेट चुकाना ही है और उसके ऊपर कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो हमारी परचेजेस जो होती है ना वो कॉस्टली बन जाती है, क्योंकि हम एसी तो खरीद रहे हैं, इसी के साथ साथ में टैक्स जो पे कर रहे हैं वो भी हमारा खर्चा है, तो मोटा मोटा खर्चा बन गया 40,000 का। यस, सो दैट्स वाई ध्यान दीजिएगा इधर। सो परचेज के अंदर नो इनपुट वेट क्रेडिट अवेलेबल ऑन वेट पेड at the time of purchase, at the time of purchase. This makes your purchase costlier. This makes our purchase costlier. Yes. एंड इसलिए देखिए, अगर जो अनरजिस्टर्ड बंदा होगा उनको तो पूरा का पूरा एसी का खर्चा पे करना पड़ेगा 40,000 का 40,000, ठीक है। पर हाँ, जब वो सेल्स करने जाएगा ना, तब वो अपने मोबाइल फोन मान ले बेच रहा है तो उस 60,000 में मोबाइल फोन बेच पाएगा, क्योंकि 60,000 के ऊपर कोई भी तरीके का टैक्स वसूलना नहीं है ना। ना बोली दीपन सर आप क्यों अनरजिस्टर्ड हो? दीपन सर के लिए क्यों अनरजिस्टर्ड रहना सबसे बड़ा बेनिफिट है, बताता हूं। क्योंकि अनरजिस्टर्ड के अंदर सबसे पहले क्या हो जाता है पता है? जब जब अनरजिस्टर्ड बंदा परचेस करने जाता है ना तो उसको कॉस्टली पड़ता है ना। पर दीपन सर के केस में या मेरे जैसे कोई भी सर्विस इंडस्ट्री वाले लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हो गए जो कंसल्टेंसी देते हैं, या एनी आज इंटीरियर की बात करो, एवरीवन इज अ सर्विस बेस्ड बिजनेसेस। डॉक्टर हो गया है, सब लोग, है ना। डॉक्टर लोगों को फिर भी तो शायद कुछ ऑपरेशन वगैरह के लिए कुछ इक्विपमेंट मशीनरी चाहिए होते हैं, बाकी मेजोरिटी हमारे जैसे लोगों को तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो मेरे को जब परचेस की बात आएगी तो दीपन सर के परचेस क्या हो गए, है ना। 2-3 सालों में एक आध बार लैपटॉप, 5-7 सालों में एक आध दो एसी, और छोटे मोटे इक्विपमेंट लाइक दिस माइक है या वेबकैम है, दिस काइंड ऑफ छोटे मोटे परचेजेस, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स साल में, और साल में रेयरली एक आध दो इक्विपमेंट अब खरीदते होगे, है ना। बट स्टूडेंट जब हम सेल्स करते तो सेल्स तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो स्टूडेंट्स अनरजिस्टर्ड रहने में ही फायदा है, क्योंकि हमारी परचेज होती है सिर्फ 10% की, और हमारे मेजोरिटी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो किसके होते हैं? 90% ट्रांजेक्शन्स आर सेल्स ट्रांजेक्शन, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में वैसे ही होता है ना, इसलिए, ठीक है। सो हमको अनरजिस्टर्ड रहना ज्यादा फायदेमंद रहता है। हम उतने ज्यादा भी अभी तक डेप्थ में नहीं गए कि मैं बहुत ज्यादा अभी इसमें समझा पाऊं, बट वॉट एवर कॉन्सेप्ट वी हैव लर्नड, ध्यान दीजिएगा अब तक क्या पढ़ा उसका छोटा सा रिवीजन। दो तरह के इंसान, अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड। दूसरा हमने ये पढ़ा स्टूडेंट्स कि, जस्ट अ सेकेंड, यस, दूसरा हमने ये पढ़ा कि जो कोई भी अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड या जो कुछ भी हम बातचीत कर रहे हैं, यस, उसको कब सेल्स करते समय पे टैक्स कलेक्ट करना है कस्टमर के पास से, और कब किस तरह के लोगों को परचेज के अंदर कुछ क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। अब क्रेडिट मिलने का मतलब क्या होता है वो भी मैंने समझाया, नेट ऑफ करना, यस, नेट ऑफ। सेल्स के जरिए आपने जो वेट कलेक्ट किया और उसको नेट ऑफ करो परचेज के वेट पेमेंट के साथ में, वो हो गया नेट ऑफ।
चलो और भी आगे डिस्कशन वैसे तो होगा ही होगा स्टूडेंट्स, बट और मुझे एग्जांपल्स लेने ही हैं, बट वो तो जब वेट चैप्टर के अंदर जब घुसेंगे तब की बात है। राइट नाउ जो मेरा बेस क्लियर करवाना था, वोकेबुलरी को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग में लाना था, वो हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो बता दीजिए अभी के अभी। एनीवन? नो? तो यहां पे हम ले रहे हैं छोटा सा 5-7 मिनट का ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं हमारे प्रॉपर वेट के चैप्टर के अंदर।